दोस्तों ये दो मिड कैप कंपनियां हैं जो अभी तो मिड कैप कंपनी है, पर इसके अंदर इतना ज़बरदस्त ग्रोथ है कि आने वाले टाइम के अंदर लार्ज कैप कंपनी भी हो सकती है। दोस्तों ये कंपनियां यदि 10 साल में 10 गुना हो जाए तो मुझे तो पर्सनली कोई हैरानी नहीं होती। तो इतने दो बेहतरीन स्टॉक की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों कि हम ये दो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करें, हम बेसिक डिस्कशन कर देते हैं ये जो नए लिस्टेड स्टार्टअप कंपनियां हैं या जो टेक कंपनियां हैं, न्यू एज टेक कंपनियां हैं, उसके बारे में, क्योंकि ये दोनों कंपनियां जो है दोस्तों वो उसी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ये जो कंपनियां है, एक है पेटीएम एंड दूसरी है जोमेटो। तो दोस्तों ये जो टेक स्टार्टअप्स जो होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके के बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल कंपनियां होती है उसके उनका जो बिजनेस मॉडल होता है बिल्कुल वैसा बिजनेस मॉडल उनका नहीं होता है। इसलिए इनको है ना, जो आप ट्रेडिशनल कंपनियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि क्या बिजनेस मॉडल होता है इन टेक कंपनियों का। तो ये टेक कंपनियां जो होती है मोटा मोटी 3 फेज के अंदर ग्रोथ करती है। इनका पहला फेज होता है कस्टमर एक्विजिशन फेज, जहां पे ये कस्टमर एक्वायर करते हैं पैसों के जरिए। ये एक तरीके से कैश बर्निंग फेज भी होता है दोस्तों। इसके अंदर होता है एक कंपनियां पैसों को पानी की तरह बहा देती है नए नए कस्टमर जो है वो एक्वायर करने के लिए। अब ये फेज जो होता है 2-3 साल का फेज हो सकता है। इस फेज के दौरान ये होता है कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि रेवेन्यू से भी ज्यादा इनका नेट लॉस हो जाता है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि 1000 करोड़ की यदि एनुअल रेवेन्यू है तो उसके सामने कई बार 2-2 हजार करोड़ के लॉस भी हो जाते हैं। बोले तो 1 रुपया कमाने के लिए ये लोग 2 रुपये खर्च कर देते हैं। पर ये दोस्तों जो है वो शॉर्ट टर्म में होता है, 2-3 साल के लिए होता है, लंबा नहीं चलता। एक बार ये दोस्तों कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं, फिर इनका दूसरा जो है वो स्टेज स्टार्ट होता है, वो है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे इन कंपनियों की रेवेन्यू बड़ी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होती है दोस्तों। ये जो ग्रोथ फेज होता है उसके अंदर ऐसा नहीं कि ये लोग कस्टमर एक्वायर नहीं करते, पर जो पेस होता है कस्टमर एक्विजिशन का वो थोड़ा स्लो होता है। और वो कंपनियां फोकस करती है जो एक्वायर्ड कस्टमर होते हैं उनसे कैसे बिजनेस कमा सके। तो इस फेज के अंदर दोस्तों रेवेन्यू बड़ी तेजी से बढ़ता है इन कंपनियों का। ये फेज 3-4 साल का हो सकता है, कंपनी टू कंपनी ये वेरी भी कर सकता है। और ये फेज के दौरान दोस्तों ये होता है कि कंपनी की टॉप लाइन जो होती है बड़ी तेजी से बढ़ती है, रेवेन्यू बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, उनके जो लॉस होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, पर प्रॉफिट आने में अभी भी काफी टाइम लग सकता है। तो ये दूसरा जो ग्रोथ फेज है उसके अंदर जो है वो आप प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद जो है बिल्कुल नहीं कर सकते। और तीसरा जो फेज है इनका वो है प्रॉफिट फेज। इस फेज के अंदर ये दोस्तों ये होता है कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो डाउन होती है एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपेयर टू रेवेन्यू तेजी से बढ़ती जाती है। ये फेज भी मोटा मोटी 3-4 साल का होता है दोस्तों। तो इस फेज के अंदर दोस्तों ये होता है कि ये जो कंपनियां होती है एक तरीके से पैसे छापने का मशीन ही बन जाती है। मतलब इतना जबरदस्त प्रॉफिट जो है ये कंपनियां करती है। पहला फेज हमने डिस्कस किया कि एक तरीके से कैश बर्न फेज होता है। तो आखिरी फेज जो होता है ये प्रॉफिट छापने की मशीन जो होती है ना, कैश छापने की मशीन, उसके तरीके का होता है। जबरदस्त कैश बनाती है कंपनियां। और बात यह है कि दोस्तों एज ए इन्वेस्टर जो है आपको है ना क्या इतना पेशेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं कंपनी टू कंपनी फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम जोमेटो से। तो 2-3 साल पहले जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी 76 to 80 रुपीज के प्राइस के ऊपर। उसके बाद कंपनी की प्राइस 160 तक गई एंड फिर उसके अंदर गिरावट आई, 45 तक उसने लो जो है बनाया। उसके बाद अब ये रिकवर होके फिर से 120 के आसपास आई है। दोस्तों हम यदि
जोमेटो के बिजनेस को स्टडी करें तो इनके मोटा मोटी जो है 3 बिजनेस हैं। एक तो है फूड डिलीवरी बिजनेस, जहाँ पे ये कंपनी जो है वो फूड की डिलीवरी करती है। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को यदि खाना चाहिए तो रेस्टोरेंट से जोमेटो के डिलीवरी गाय करने वाले लोगों है वहाँ से वो घर पे आके दे जाते हैं। दूसरा है डाइन आउट का बिजनेस, मतलब मुझे मान लो कि बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है तो ये लोग टेबल भी बुक करके देते हैं। मतलब यानी आप बाहर से खाना मंगाए या खुद बाहर जाके खाना खाए, दोनों में जोमेटो एंड स्विगी जैसी कंपनियां जो है उनको बेनिफिट होता है। दूसरा जो बिजनेस है वो है इनका हाइपर प्योर का बिजनेस। ये हाइपर प्योर के बिजनेस के साथ क्या करते हैं दोस्तों कि जो रेस्टोरेंट्स जो है उन रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल्स एंड वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं उसकी मदद से रेस्टोरेंट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करती है। एंड तीसरा जो बिजनेस है ये है दोस्तों ब्लिंकिट का बिजनेस। ब्लिंकिट का बिजनेस कैसे काम करता है? मान लो कि मुझे जो ग्रोसरी की ज़रूरत है, तुरंत अर्जेंट ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो ये कम टाइम के अंदर ये सप्लाई करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं। और दूसरी जो सर्विसेज है जो एक दिन लेती है, बिग बास्केट या मिल्क बास्केट जैसी, ये 15-20 मिनट में ही आपको आपकी ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके देती है। अब देखो दोस्तों, जोमेटो की जो एक्सेलेंट स्ट्रेटजी है उसको समझना, जरा ध्यान से सुनना। आप यदि इंडिविजुअल है, जैसे मैं मेरी ही बात कर लूँ कि मुझे ग्रोसरी की ज़रूरत है घर पे खाना बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं यदि जोमेटो का कस्टमर हूँ तो ब्लिंकिट की एप्लीकेशन की मदद से वेजिटेबल्स मंगाऊंगा, फ्रूट मंगाऊंगा एंड ग्रोसरी मंगाऊंगा, घर पे ही खाना बना के खाऊंगा। तो एक तो ये हो गया। और मान लो कि मुझे बाहर जाना है, तब भी जोमेटो की डाइन आउट की एप्लीकेशन है टेबल बुक करने के लिए। बाहर से खाना मंगाना है तब भी जोमेटो की मदद से मैं खाना बाहर से मंगा सकता हूँ। दोस्तों ये जो है इकोसिस्टम की तरह काम करता है, जहाँ आप कोई भी एक्शन लो, बेनिफिट जोमेटो एंड स्विगी जैसी कंपनियों को जरूर होता है। दूसरा दोस्तों है रेस्टोरेंट्स। इसको भी जरा ध्यान से समझिए। एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट खाना बनाती है तो वो एक उसकी जो रॉ मटेरियल्स है वो हाइपर प्योर के जरिए जोमेटो से लेती है। दूसरा, जब उस खाने को बेचने की बात आती है, कंज्यूमर को देने की बात आती है, तो जोमेटो की मदद से ये लोग जो है कस्टमर को घर तक पहुंचाते हैं। इसके अंदर ये है कि मान लो कि कोई कंपनी 200 रुपये की डिश बेच रही है, तो जोमेटो की स्ट्रेटजी जरा समझिएगा। ये कंपनी 200 रुपये की रेस्टोरेंट एक 200 रुपये की डिश बेचती है तो उनको बड़ी मुश्किल से 20-25 रुपये का फायदा होता है। वही जोमेटो को हाइपर प्योर की मदद से उसी रेस्टोरेंट को जो है इंग्रेडिएंट सप्लाई करके पैसे कमाएगी। एक बार ये रेस्टोरेंट फूड प्रिपेयर कर दे और सप्लाई करके डिलीवरी गाय की मदद से ये लोग पैसे कमा सकते हैं, डाइन आउट की मदद से भी पैसे कमा सकते हैं। 200 रुपये की डिश बेच के जो रेस्टोरेंट बड़ी मुश्किल से 20-25 रुपया कमाते हैं, उसी डिश से जोमेटो जैसी कंपनियां 40-50 रुपये तक कमा लेती है। तो इस इकोसिस्टम को जरा समझना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है। दूसरा जो है इनका ग्रोथ की बात करें तो ये जो कंपनियां हैं इनकी ग्रोथ ज़बरदस्त रहती है, 50% से ग्रो होती है। मतलब हर 2 साल में ये कंपनियां डबल हो जाती है। अब आप सोचो कि एक एवरेज कंपनी यदि 15% से ग्रो होती है तो ये कंपनी 50% पे कैसे ग्रो हो सकती है? दोस्तों उसके मोटा मोटी 2 रीज़न है, 2 जबरदस्त टेलविंड है जो इन कंपनियों के लिए काम करता है। इन चीज़ों को भी जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। एक टेलविंड है पर कैपिटल इनकम का बढ़ना। अब माने तो 20 साल पहले हम यदि 100 रुपया स्पेंड करते थे तो 80 रुपये रोटी कपड़ा मकान के पीछे स्पेंड करते थे। बड़ी मुश्किल से 20 रुपया ही हम सर्विस के पीछे जो है स्पेंड करते थे। वो भी सर्विस कैसी, जैसे कि बाल कटाने वाली बात हो गई या फिर हमारे यहाँ कोई हवन पूजा पाठ किया तो उस तरह की सर्विस हम लेते थे जो नेसेसरी होती थी। और जैसे दोस्तों हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो चीज़ें जो है बदल दी जाती हैं। अब हमारी इनकम मान लो कि 5 गुना हो जाती है
ऐसा तो नहीं कि हम रोटी 2 की जगह 5 खाएंगे या कपड़ा जो है वो 5 गुना ज़्यादा पहनेंगे, है ना? ऐसा नहीं होता। बात ये होती है कि जब भी पर कैपिटल इनकम बढ़ती है, तो वो खर्चे जो हम नहीं करते, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर ये होगा कि दोस्तों फ्यूचर में जो है वो तस्वीर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हम खर्च करते हैं 20% सर्विस के पीछे एंड 80% जो नेसेसरी चीज़ें के पीछे, तो 2030 आते-आते ऐसा हो जाएगी कि 80% जो हमारा खर्चा होगा वो सर्विस के पीछे होगा और बड़ी मुश्किल से 20% ही रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे हम खर्च करेंगे। आप सोचिए कि इतना बड़ा बदलाव आएगा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किससे होगा? इसकी जो सर्विसेज जो हम ज़्यादा लेंगे उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो इसी डिलीवरी के बिजनेस के अंदर ही जाने वाला है दोस्तों। पहली नज़र से हम जो ज़ोमैटो जैसी कंपनी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक फूड टेक कंपनी है, पर दोस्तों सच्चाई ये है कि ये डिलीवरी कंपनियां हैं जो आपको सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लाके देती है। दूसरा जो इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है, जो दूसरी बड़ी टेलविंड जो है दोस्तों, वो है कंज्यूमर बिहेवियर चेंज। अब इस सब्जेक्ट को जरा गौर से समझिएगा कि आज से 20 साल पहले हम जब खरीदी करते थे तो हम रिटेलर से छोटी मोटी चीज़ें लेते थे, छोटी मोटी किराना की दुकान से चीज़ें लेते थे। पर बाद में दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ। उसके अंदर हुआ ये कि अब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आना स्टार्ट हुए, लोगों को अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हुआ, डीमार्ट के अंदर बड़े डिस्काउंट मिलने स्टार्ट हुए। तो लोगों ने जो है वो अब बड़ी बड़ी मॉल्स से, बड़े बड़े जो स्टोर से शॉपिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार इतना अच्छा डिस्काउंट मिलता है, तो वो फिर लॉजिकली उनके लिए सेंस बनती थी। उसके अलावा दोस्तों अमेजोन जैसी कंपनियां, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ऑनलाइन जो है चीज़ें डिलीवर करती थी बड़े बड़े डिस्काउंट देके। तो हमारा जो कंज्यूमर था उसको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, इसकी वजह से अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां बनी, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां बनी, डीमार्ट जैसी कंपनियां काफ़ी बड़ी हो गई दोस्तों। पर आने वाले टाइम के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर जो है तीसरी बार चेंज होने जा रहा है, और वो चेंज होने जा रहा है सोच के अंदर कि अब हमें जो है डिस्काउंट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्विक डिलीवरी। मतलब लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि भाई हम एक दिन वेट करेंगे अमेजोन से चीज़ें लाने के लिए। लोग आलसी हो चुके हैं कि यार कहाँ जाना है डीमार्ट के अंदर, चलो घर बैठ के ही कोई ऐसी एप्लीकेशन हो कि 10-15 मिनट के अंदर डिलीवर कर जाए। तो दोस्तों ये जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता रहता है, इसके अंदर ये होती है कि नई नई कंपनियां आती रहती है और काफ़ी बड़ी भी होती रहती है। तो यदि फ्यूचर के अंदर कंज्यूमर ये सोचता है कि भाई मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, ना मेरे पास इतनी पेशेंस है, धीरज है कि मैं बाहर जाके कोई चीज़ जो है परचेज करूँगा, तो उस तरीके की सिचुएशन में वो क्या करेगा कि डिलीवरी प्रीफर करना स्टार्ट करेगा कि भाई मुझे 10-15 मिनट में कोई चीज़ ला के दो, बस सिंपल सी बात है। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ तीसरी टाइम, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल जो है वो जोमेटो एंड स्विगी जैसी कंपनियां हैं। कंज्यूमर जो है अब डिस्काउंट पे फोकस नहीं कर रहा, कंज्यूमर अब फोकस कर रहा है क्विक डिलीवरी पे कि अभी के अभी मुझे चीज़ें चाहिए, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे घर पे ला के दो और वो भी अभी के अभी। तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर ये जो जोमेटो एंड स्विगी जैसी कंपनियां हैं, वो यदि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड डीमार्ट से भी बड़ी हो जाए ना, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि ये जोमेटो एंड स्विगी जो है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट को दौड़ा दौड़ा के धोने वाले हैं, सीधी बसी बात है। ये जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन है वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई, और ये जोमेटो एंड स्विगी जो है आने वाले 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएगी। एक बार प्रॉफिटेबल हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट 3-4 साल का जो फेज है उनका 2030 तक का, ये काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट करने वाली है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें जो है वो मैंने आपको समझा दी। अब डिस्कस करते हैं जोमेटो के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि ज़बरदस्त ग्रोथ करती है कंपनियां, तो 5 साल पहले इनकी रेवेन्यू 1000 करोड़ हुआ करती थी और लॉस उससे डबल 2000 करोड़ हुआ करता था। आज सिचुएशन ये है कि
सिर्फ 5 साल में इनकी ग्रोथ जो है 7 गुना ज़्यादा बढ़ गई। मतलब 2024 में 7,000 करोड़ की रेवेन्यू कर रही है। उसके बाद भी इनका लॉस जो है बड़ी मुश्किल से 500 करोड़ के आसपास है, और वो भी मुझे लगता है 2024 या 25 में ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। दोस्तों 50% की तेजी से ग्रो करना बिल्कुल भी मजाक नहीं है। काफ़ी बड़े टेलविंड्स हो, काफ़ी बड़े मतलब कंपनी की पावरफुल मैनेजमेंट हो, तभी ये हो सकता है। ये जो ग्रोथ 50% की है, मुझे लगता है आने वाले 3 साल या 4 साल तक तो बरकरार बिल्कुल रहेगी। तो इस तरह की ग्रोथ कंपनियां जो होती है वो हमेशा प्रीमियम प्राइस के ऊपर ही अवेलेबल होती है। तो जब भी इस तरह की ग्रोथ कंपनियों के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, आपको बिल्कुल इसको मिस नहीं करना। कई लोगों को लगता है कि जोमेटो का शेयर बहुत चल चुका है, क्या आप इस प्राइस पे भी ले सकते हैं? देखो दोस्तों, जब जोमेटो 3,000 करोड़ की रेवेन्यू करती थी, तब इसकी प्रॉफिट तब उसकी प्राइस 160-170 हुआ करती थी। आज उनकी रेवेन्यू डबल हो गई, उसके बाद भी ये अवेलेबल है 120 के प्राइस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों बहुत महंगा हो चुका, अभी भी ये उस प्राइस के ऊपर है जहां आप खरीद सकते हो। 1 साल पहले ये जब 50-60 के प्राइस पे अवेलेबल था, तब सिग्निफिकेंट डिस्काउंट था इसके वैल्यूएशन के अंदर। अभी भी आप ये कह सकते हो कि फुल्ली प्राइसिंग है इसके वैल्यूएशन, पर दोस्तों एक्सपेंसिव नहीं है। इस तरह की हाई ग्रोथ कंपनियां जो है वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव भी हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जोमेटो की डिस्कशन हुई। आपको क्या लगता है जोमेटो के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करिएगा, आप क्या सोचते हो, ये भी मेरे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं दूसरे शेयर के बारे में डिस्कशन। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है पेटीएम। तो ये जो पेटीएम है वो भी मोटा मोटी 3 बिजनेस में एक्टिव है। एक तो है यूपीआई का बिजनेस, जिसके अंदर हम जो है वो पर्सन टू पर्सन यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा कि हम जो शॉपिंग करते हैं तो वहाँ मर्चेंट पेमेंट के लिए भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो पेटीएम की अर्निंग होती है वो मर्चेंट साइड होती है, मतलब इनका मंथली सब्सक्रिप्शन का पैकेज होता है, उसकी एक फीस होती है जहाँ से ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं। दूसरा जो बिजनेस है इनका ये है लोन बिजनेस, लेंडिंग बिजनेस, जहाँ पे ये बाय नाउ पे लेटर जैसी लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, मर्चेंट लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं। तो इस तरह की लोन प्रोवाइड करते हैं। पर दोस्तों ये जो लोन देती है वो पेटीएम खुद जो है वो नहीं देती, ये लोन देती है थर्ड पार्टी एनबीएफसी या बैंक की जरिए। मतलब बात को जरा समझिएगा कि लोन पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे से मिलती है, पर देने वाली जो कंपनी होती है वो दूसरी एनबीएफसी या बैंक होती है। मतलब कि रिस्क जो लेता है लोन देने में वो किसी और का रहता है, और जो बेनिफिट होते हैं वो पेटीएम के भी और उस कंपनी के भी रहते हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल कह सकते हो पेटीएम के एस्पेक्ट से देखा जाए तो बिना रिस्क लिए ये लोग लोन देके भी अच्छा पैसा कमाते हैं। तीसरा इनका बिजनेस जो है वो है बुकिंग का बिजनेस है, जहाँ पे अलग अलग बुकिंग, चाहे जैसे ट्रैवल के लिए हम करते हैं, बस की बुकिंग करनी हो, प्लेन की बुकिंग करनी हो, होटल्स की बुकिंग करनी हो, तो इस तरह की बुकिंग की जो ज़रूरत होती है वो पेटीएम से हम पूरी करते हैं। रिचार्ज करना हो, दूसरी सर्विसेज में रिचार्ज भी आप गिन सकते हो। पेमेंट देनी है हमें, लाइट बिल की पेमेंट करनी है, तो यहाँ से भी पेटीएम जो है अच्छी खासी रेवेन्यू कमाती है। और दोस्तों इनका जो मेन बिजनेस है वो है लोन का बिजनेस। लोन के बिजनेस में जो थर्ड पार्टी एनबीएफसी या बैंक को प्लेटफॉर्म से लोन देते हैं, ये लोग उनसे कमीशन चार्ज करते हैं, और वहाँ से भी इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आती है। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी कि पेटीएम जो है एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पेटीएम अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, ये जो है दूसरों की प्रोडक्ट्स की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। अब जैसे दूसरे टेक कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस की, सेम उसी तरीके से ये भी 3 फेज के अंदर ग्रोथ किया हुआ है इसने भी।
एक टाइम कैश बर्निंग का था, कस्टमर एक्विजिशन का, वो पूरा हो चुका है। अभी वो दूसरे जो ग्रोथ फेज है उसके एंड पार्ट में है, ऐसा कह सकते हैं। अगले 1-2 साल में ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो थर्ड फेज जो है प्रॉफिट वाला फेज, उसके अंदर भी ये कंपनी एंटर हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म कंपनी होती है, इसके अंदर जो है बिजनेस रिस्क जो है वो काफ़ी कम रहता है, तो एक तरीके से ये सेफ बेट भी है। इसके अलावा ये जो पेटीएम है वो फाइनेंशियल सेक्टर का प्रॉक्सी प्ले भी आप ले सकते हो उसे, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के जब डिस्कशन की तो आपको समझाया था कि उसके अंदर एनपीएस का हमेशा रिस्क रहता है। और पेटीएम के केस के अंदर क्या है कि वो खुद क्योंकि लोन देते ही नहीं, खुद थर्ड पार्टी एनबीएफसी या बैंक के जरिए लोन देते हैं, तो एनपीए होते भी है तो वो पेटीएम के एनपीए नहीं होते, वो होते हैं एनबीएफसी के एनपीए होते हैं या तो किसी बैंक के एनपीए होते हैं। तो विदाउट टेकिंग रिस्क, मतलब बिना रिस्क लिए ये लोग कमीशन के जरिए जो है पैसे कमाते हैं। तो पेटीएम का बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी साउंड है, उसके अंदर काफ़ी कम रिस्क इन्वॉल्व है और ग्रोथ भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ पेटीएम के लिए काफ़ी बेनिफिशियली है वो है उन लोगों के पास काफ़ी अच्छे कैश पड़े हैं। तकरीबन 8,000 to 10,000 करोड़ के कैश अवेलेबल है। और उनकी एक दूसरी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है, जैसे कि जापान की एक फिनटेक कंपनी है, उसको इन लोगों ने एज अ कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की थी। उसकी भी जब न्यूयॉर्क में लिस्टिंग हुई तो वैल्यूएशन जो है इनका हिस्सा है उसकी भी 7-8,000 करोड़ की वैल्यूएशन निकल के आई। माने तो 16 से 17,000 करोड़ रुपए का कैश या एसेट्स जो है इनके पास पड़े हैं। दोस्तों, सोचने की बात है कि 40,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास यदि 15-16,000 करोड़ के कैश या एसेट हो तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं इंक्लूडिंग पीएसयूज, कोई भी ऐसी कंपनी बता दो कि जिसकी मार्केट कैप की ऑलमोस्ट हाफ जो है कैश या एसेट हो, जिसके पास कोई कंपनी नहीं है। बात मोटा मोटी ये है कि इसका बिजनेस मॉडल भी साउंड है, इसके पास इतने सारे कैश पड़े हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी रिस्क जो है पर्सनली मुझे तो नहीं दिखी। इसकी लिस्टिंग 2000 के प्राइस के ऊपर हुई थी, फिर इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आई और 500 तक की प्राइस उसकी हुई थी। दोस्तों, लिस्टिंग के समय पे जो है उसकी वैल्यूएशन सुपर एक्सपेंसिव थे, तो इसके अंदर गिरावट का जो मेन रीज़न था वो यही सुपर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनकी रेवेन्यू बढ़ती गई, तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से अभी जो प्राइस है उसकी वो फेयर वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉजिकली आप कह सकते हो कि मतलब सेंस बनती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। एक और चीज़ है जो पेटीएम के केस के अंदर बेनिफिशियल हो सकती है पेटीएम को, वो है बैंकिंग लाइसेंस। पेटीएम जो है कोशिश कर रही है अप्लाई करने के लिए कि भाई उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए। फिलहाल पेटीएम के पास कोई बैंकिंग करने की जो है वो लाइसेंस नहीं है आरबीआई से, पर यदि फ्यूचर में इनको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है तो वो एक और सर्विस दे सकते हैं लोगों को, जो है सेविंग एफडी की सर्विस। तो ये एक अच्छी सर्विस जो है फ्यूचर में काफ़ी बड़े बेनिफिट दे सकती है। उसके अलावा दूसरा जो है पेटीएम का फोकस इन्होंने बढ़ाया है वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि पेटीएम की एक ऐप है पेटीएम मनी करके। पेटीएम मनी के अंदर आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, वहाँ से म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो म्यूचुअल फंड में भी। और दूसरी वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, पीएमएस है, ये भी आप ले सकते हो। तो आने वाले टाइम के अंदर पेटीएम के अंदर जो एडिशनल ग्रोथ जो है उसका ये व्हीकल हो सकता है पेटीएम मनी एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये हुई पेटीएम की बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर में जो है ग्रोथ के डिस्कशन। बात है उसकी प्राइस के ऊपर, तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर कम से कम ये 950 to 1000 तो हो सकता है, और 3 साल के अंदर 2000 to 2200 भी हो जाए तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी। तो मतलब 3 साल में ये फिर से आईपीओ प्राइस पे आ सकता है। इस लिहाज से देखें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी अपसाइड अभी भी बाकी है। दोस्तों, बीच में इसके अंदर गिरावट आई थी तकरीबन 1000 से अभी जो 600 की प्राइस हुई थी। इसके अंदर हुआ ये था कि इनकी जो एक
लोन बिजनेस है उसके अंदर बाय नाउ पे लेटर का जो बिजनेस था उसको आरबीआई ने जो है रिस्की बिजनेस के अंदर डाल दिया था। तो उसकी वजह से पेटीएम को एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की सिचुएशन आई थी। उस समय पेटीएम ने आके बोला था कि देखो भाई हम बाय नाउ पे लेटर जो है उसको स्केल डाउन कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे दोस्तों, स्केल डाउन कर रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम के अंदर कम लोन देंगे बाय नाउ पे लेटर की। और दोस्तों इनका जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू के अंदर वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। और पेटीएम ने ये भी बोला है कि बाय नाउ पे लेटर की लोन कम करके जो नुकसान होगा उनका वो भरपाई कर लगे पर्सनल लोन मर्चेंट लोन के जरिए। पर दोस्तों आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये जो घटना हुई उसकी इम्पैक्ट हो सकती है। तो जब भी आप पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़ी धीरज जरूर रखना, क्योंकि 2-3 क्वार्टर एवरेज परफॉर्मेंस के टर्म्स के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है नॉर्मल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों पेटीएम की डिस्कशन। आप पेटीएम के बारे में क्या सोचते हो? आप अपनी सोच कमेंट के जरिए बिल्कुल हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि रिटेल इन्वेस्टर के अंदर भी क्या सोच है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो ये हो गए 2 वीडियो हमारे, एक जोमेटो और पेटीएम के बारे में। और तीसरा जो वीडियो आने वाला है रिटेल स्टॉक टू बाय रिटेल सीरीज के अंदर, वो है 3 स्मॉल कैप स्टॉक, उसकी भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब ये तीसरी स्मॉल कैप स्टॉक की वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।